शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:15 पर नरबदिया के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। बाबजी मंदिर चातुर्मास पर संतों के दर्शन करेंगे। 12:40 पर अनगढ़ बाबजी में सभा को संबोधित करेंगे। 33 करोड़ के 9 पैनोरमा का भी शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। तो अन्य विकास कार्यों का भी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया जाएगा। मेवाड़ के श्री सावलिया सेठ के दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 2:30 बजे उदयपुर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चित्तौड़गढ़ दौरा है, जहां पर कई खास सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं आज मुख्यमंत्री के? जी देखिए, 12:15 बजे अनगढ़ बाबूजी जो है नरबदिया में, वहाँ पे सबसे पहले वो वहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेंगे। संतों के वहाँ पर जो सभा है उसको सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वे वहाँ से जो है सांवले जी के ओर निकलेंगे। लेकिन जहाँ अनगढ़ बाबूजी के वहाँ पर संतों की सभा के दौरान वहाँ पर करीबन 33 करोड़ के पेनोरमा है उनका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, जो विकास कर रहे हैं, उनके भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिसके बाद सांवला जी के चले जाएंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद वे सीधे उदयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी, क्योंकि पीयूष आज कई सौगातें मिलने वाली हैं लोगों को, उत्साह होगा लोगों में। कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग वहां पर? जी देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग दर्शन को आएंगे, सांवले जी दर्शन करने को आएंगे, जो अनगढ़ बाबू दर्शन करने को आएंगे, तो धार्मिक कार्यक्रम है। तो वहाँ पर जो जनसभा है वो एक तरह से धार्मिक सभा है, उसको संबोधित करेंगे। और वहाँ के जितने भी जो आसपास के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग जो हैं, चाहे वो राजस्थान के जो आसपास के चित्तौड़ जिले के आसपास के लोग हैं, वो लोग वहाँ पर शामिल होंगे। ये धार्मिक सभा कही जा सकती है, लेकिन ये कोई राजनीतिक सभा नहीं होगी। जी, और बिल्कुल कार्यकर्ता वहां पर तैयार होंगे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। जी बिल्कुल, वहां पर जो है काफी लोग जो है वो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पर एकत्रित हो गए हैं। और 12:15 बजे उनके आने का कार्यक्रम है। लोग वहां पर उत्साह से हैं और लोग वहां पर उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी, सुरक्षा को लेकर क्या खास इंतजाम वहां पर पीयूष? ये देखिए, कल ही वहाँ पर सारी सुरक्षा एजेंसी पहुंच चुकी थी और कल से लेकर आज जो है वहाँ पर सारी बैरिकेडिंग कर दी गई है हर जगह पे। और काफी तादाद में पुलिस के ज़ाब्ता जो है वहाँ पे तैनात है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो कर्मी है वो तैनात हो चुके हैं। जी, आप बता रहे हैं कि धार्मिक यात्रा है, लेकिन क्या इस यात्रा से वोट बैंक साधने की भी कोशिश की जाएगी? देखिए, अभी तक जो बातचीत सारे सामने जो आई है, वहाँ पर राजनीतिक तौर पे कई लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग जो दर्शन को आते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर जो है जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, तो सांवले जी से लेकर अनगढ़ बाबूजी जो 3 माह का चातुर्मास चल रहा है, वहाँ पर धार्मिक लोग जो है वो इकट्ठे होंगे और वही लोग जो है इस सभा में सम्मिलित होंगे। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वोट बैंक को, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं, जो जिले के लोग हैं, और वहाँ जो आसपास राजस्थान के लोग जो आएंगे, निश्चित रूप से यहाँ पर धार्मिक तौर पर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ सौगातें जो दी जाएगी, उनसे वोट बैंक को मजबूत किया जाएगा। और बिल्कुल वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस दौरे के जरिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि धार्मिक दौरा है, लेकिन कुछ समीकरण साधने की कोशिश जरूर यहां पर की जाएगी। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे। हम दोबारा आपके पास आएंगे पीयूष, ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहने वाले हैं। कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाना है। लोगों में भी खासा उत्साह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर। और जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, तमाम तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री के हर कदम को, हर दौरे को, हर घोषणाओं को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और ऐसे में इस दौरे को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव पर भी इस दौरे का असर पड़ सकता है। और अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 के तहत नगर परिषद सभागार में उद्यमियों से संवाद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार और हमारी सरकार में बहुत फर्क है। अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो समय पहले था। समय के साथ सभी क्षेत्र में राजस्थान आगे आ गया है।
प्रतीक के रूप में संपूर्ण भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर कह रहा था आपको कि आज जो है हर क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर ट्रेन निकल गया बाड़मेर के अंदर। आज देश का सबसे ज्यादा उत्पादन 20 करोड़ का खाली रास्ता नहीं होता है। रिफाइनरी आ रही है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में रिफाइनरी बन रही है, मतलब काफी आवाज उद्योग से लगेंगे आपको। उसी रूप में शिक्षा में आज देखिए, पहले हमारे बच्चे पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आते थे। आज लोग बच्चे बाहर से आते हैं। कोटा में 2.5-3 लाख बच्चे पढ़ते दिख रहे हैं आपको। सब जगह कोचिंग अलग बात है। और कहने का मतलब कि जब से मुझे याद है कि आप लोगों 80 से पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब जब हमने फैसले किए, आज उसके परिणाम हमारे सामने। IIT आ गई, IIM आ गई, IIT आ गई, एम्स आ गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी तो आजादी के बाद पहली आई राजस्थान, लॉ यूनिवर्सिटी, सब तरह की विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कई अहम कमेटियों का गठन किया है। इसमें चुनाव अभियान समिति के साथ साथ समन्वय समिति, घोषणा पत्र समिति सहित कुल 8 समिति गठित की गई हैं। इन समितियों में प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जगह दी गई है। तो सभी नेताओं को लगभग इस समिति में जगह मिली है, जिससे एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं जो इस समिति में शामिल किए गए हैं। कोर कमेटी का गठन किया गया है। सचिन पायलट से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस समिति में जगह मिली है। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे हैं बड़े चेहरे जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी आगामी चुनाव को लेकर इनके कंधों पर सौंपी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी इस समिति में शामिल है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके सदस्य बनाए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट भी सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी इस समिति में शामिल किया गया है। और अब बात बीजेपी के मिशन राजस्थान की करेंगे। बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता दें, जहां पर परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन है। श्रीगंगानगर सादुल शहर क्षेत्र में कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम रहेगा। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया प्रेस वार्ता करेंगे। राठौड़ और पूनिया यात्रा का शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो परिवर्तन यात्रा, जिसे लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बीजेपी में है। और अगर हिस्ट्री पर नजर डालें तो यात्राओं से कई बार परिवर्तन हुआ है, और यही वजह है कि बीजेपी को ये पूरा भरोसा है कि इस परिवर्तन यात्रा से हम सत्ता में काबिज कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। श्रीगंगानगर में परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्रीगंगानगर सादुल शहर क्षेत्र में कार्यक्रम तय किया गया है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम रहेगा। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया यहां पर प्रेस वार्ता करेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया जाएगा। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या तैयारियां? आवाज पहुंच रही है अशोक आप तक मेरी? जी प्रियंका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं वहां पर अशोक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बीकानेर संभाग की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ के गोगा मेडी से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित प्रदेश स्तरीय नेताओं ने इसको वहां से रवाना किया। कल भाजपा यात्रा परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे दिन वो श्री गंगानगर जिले में प्रवेश की, जहां उन्होंने पहले सादुल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और उसके पश्चात देर शाम तक श्री गंगानगर की विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न एरिया में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। आज भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा का तीसरा दिन है बीकानेर संभाग का, और तीसरे दिन की शुरुआत सबसे पहले एक निजी रिसोर्ट के अंदर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के द्वारा पहले प्रेस वार्ता की जाएगी, और प्रेस वार्ता के दौरान वो जानकारियां दी जाएंगी जो बीकानेर संभाग की परिवर्तन यात्रा के दौरान उनके अनुभव रहे।
साथ ही साथ आगामी रूपरेखा के बारे में भी प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी जाएगी। यदि हम आज की यात्रा की बात करें तो देखिए, आज की यात्रा की शुरुआत ठीक 11 बजे के करीब होनी है, जो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से रवाना होगी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की यदि मैं ओवरऑल बात करें तो देखिए प्रियंका, काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव होने में महज अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। तो ऐसे में जो भाजपा से चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं, जो टिकट मांगने के जो दावेदार है, वो अपना सर्व शक्ति प्रदर्शन करने में दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन जो सभाएं की जा रही है, उस सभा में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं, वो सीधे सीधे राजस्थान सरकार की खासतौर से जो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति है उसको लेकर और साथ ही साथ पेपर लीक और बेरोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अच्छा खासा प्रहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के पास जिन्हें लेकर राज्य सरकार पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भी शुभारंभ करेंगे। उत्साह कितना है कार्यकर्ताओं में? देखिए, उत्साह काफी देखा जा रहा है, क्योंकि श्री गंगानगर जिले में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है। तो कल की यदि हम बात करें तो पहले दिन सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा गुजरी, जहां पर खास तौर से भाजपा कार्यकर्ता तो हैं ही हैं, साथ ही साथ जो टिकट मांगने के दावेदार हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार हैं, वो अपने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंच रहे हैं और उन परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि हम कल देर शाम की बात करें तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जब ये यात्रा पहुंची तो यहाँ के जो स्थानीय दावेदार हैं, उन्होंने तो स्वागत किया ही किया। आम लोगों का भी जुड़ाव हमें देखने को मिला। सुखाड़िया सर्किल पर एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शुरुआत भी आज श्री गंगानगर विधानसभा तो है ही है, साथ ही साथ में श्री करणपुर और सूरतगढ़ विधानसभा भी आज ये यात्रा। बिल्कुल अशोक, ये बड़ी अच्छी बात आप बीजेपी के लिए बता रहे हैं कि आमजन भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरलूट में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। लीज धारक रॉयल्टी कर्मचारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रॉयल्टी नाकों पर कर्मचारियों से मारपीट की गई, तंबू खड़े गए और अंदर रखे सामान को भी फेंका गया। जावाल नदी और बरलूट नदी पर पुलिस ने कई कार्रवाई की। बरलूट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर पुलिस पर दबंगई के आरोप लगाए जा रहे हैं। लीज धारक रॉयल्टी कर्मचारी जिन्होंने कई गंभीर आरोप पुलिस वालों पर लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है, उनके सामानों को फेंक दिया, उनके टेंट को भी उखाड़ दिया है। अगर पुलिस वालों की ओर से ऐसा किया गया है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो एक बार फिर से खाकी दागदार होती हुई नजर आ रही है, जहां पर खाकी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रॉयल्टी कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। मैं सर खाने की तैयारी कर रहा था और इधर से आए और के बाहर निकल साड़े गए। यहाँ क्या मैं तो मजदूर आदमी हूँ सर, 300-400 की हाजिरी मिलती है और यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ और ये काम करते हैं यहाँ, जो ये रॉयल्टी का है वो करते हैं। फिर उन्होंने तंबू नंबू ने रसीन पसीन काट कुटा के इधर उल्टी सुल्टी कर दी, टेबल भी उल्टा सुल्टा कर दिया और सिलेंडर भी इधर उधर फेंक दिया। और ये थालियान वाड़ियाँ ने पानी का सिलेंडर, पानी के ये कैन ने वैन ने उलट सुलट कर दे और के भग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या काम है तुम्हारा के। और मैं यहाँ बाहर आके खड़ा हो गया और धक्का मुक्की करने लगे। मैं कि साहब हाथ जोड़ी, धक्का मुक्की करने से क्या मतलब है, आप कहोगे वैसे हम करके बाहर आ गया मैं। तो पीड़ित को आप सुन रहे थे, प्रतीक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग भला क्या करें, क्या हुआ था वहां पर? जी बिल्कुल प्रियंका, बताऊंगा। ये देर रात का मामला है। यहाँ पर जो है लीज धारक जो है यहाँ पर रॉयल्टी कर्मचारियों का कर नाके बनाए गए हैं, जो यहाँ पर जो रॉयल्टी काट कर जो है और रवाना रसीद दी जाती है। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह कि देर रात को जो मामला जो ये हुआ कि पुलिस वाले वहाँ पर अचानक वहाँ पर आए और 3 से 4 नाकों पर जो है तंबू उखाड़ दिए और उनका जो सामान था वो फेंक दिया और उनको दबंगई से उनको वहां से बाहर खदेड़ा गया। और उनका जो आरोप है रॉयल्टी कर्मचारियों का, पुलिस ने अपनी वर्दी का जो दुरुपयोग किया है और हम जो है यहाँ पर लाइसेंस शुदा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि इतनी घटना होने के बाद में जब न्यूज 18 ने जब पुलिस का पक्ष रखना चाहा था, पुलिस वाले जो है इस मामले में कुछ बिना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला लगातार 2 दिन से यहाँ पर जो है उछलता जा रहा है और लगातार कैलाश नगर में भी इस घटना और रसूखदारी
के चलते जो है ये मामला फिर से जो रिपीट हुआ है। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि अब मामला क्या होगा आने वाले समय में, वो पूरा जांच के बाद ही सामने आप आएगा। कह रहे हैं प्रतीक कि जब पुलिस वालों से बातचीत की कोशिश की गई तो वो चुप थे। अब इस चुप्पी को क्या समझा जाए? जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की दबंगई आखिर क्यों? क्या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल, देखना चाहते देर रात का मामला था। इस मामले को लेकर जो है उस अधिकारी से भी मैंने संपर्क करना था, लेकिन कोई फोन रात को नहीं उठाया गया। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि इसके पीछे कहीं एक जो है पॉलिटिशियन का भी जो नाम आ रहा है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि वो जांच का विषय है, वो उसके बाद में ही जो है खुलकर सामने आएगा। जी पीड़ित क्या कह रहे हैं प्रतीक? क्योंकि घर बार तो सब उजाड़ दिया है, टेंट वगैरह, अभी कहाँ पर है पीड़ित और क्या आगे वो इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज कराने के मूड में है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है उन्होंने जो है आज सुबह जो है जाकर जो है एसपी से जो इसकी गुहार करेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देर रात को अगर किसी को अगर तंबू से खदेड़ा जाए तो वो उनका सोने का अगर क्या होगा। लेकिन वहां पर बैठे हुए लोगों को जो है यानी कि मारपीट की गई है और जो सामान जो कबाड़ पकड़ गया है, तो वो बड़ा ही जो है विचारणीय विषय है। विभत्स घटना प्रतीक, देर रात टेंट उखाड़े गए, मारपीट की गई। अब देखना है कि इंसाफ कब तक मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर अज्ञात वाहन ने मिनी बस को टक्कर मार दी। NH21 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ। बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी की ओर यात्रियों को लेकर ये बस जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। घायलों को सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे हुआ ये भीषण हादसा? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम देर रात का है और जो मिनी बस है वो बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी तक चलती है। बांदीकुई जंक्शन पर ट्रेनों के माध्यम से जो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए जो सवारियां आती हैं, उन्हें लेकर ये बस आती थी और रात के समय ये पूरा हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर लंगड़ा बालाजी के इलाका है। यहाँ पर एक अज्ञात वाहन ने इस बस को टक्कर मारी। टक्कर के बाद में बस काफी डैमेज हुई है और बस में जो कुल 13 यात्री सवार थे, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं 11 यात्री हैं वो घायल हैं, जिन्हें सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से अधिकतर यात्रियों को दौसा रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं जो मृतक हैं उनके शिनाख्ती के प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनों के माध्यम से आने वाले ये मेहंदीपुर बालाजी के यात्री थे, जो हरियाणा, दिल्ली और यूपी क्षेत्र से जो यहाँ आते हैं, और यही जो बस थी जो यात्रियों को लेकर मेहंदीपुर बालाजी जा रही थी, वो हादसे का शिकार हुई है। आशीष, अज्ञात वाहन चालक कौन था ये पता लगाना जरूरी है, क्योंकि उसी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या सड़क पे? बिल्कुल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर काफी सीसीटीवी कैमरे हैं। ऐसे में पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है, साथ ही नाकेबंदी भी करा रखी है, ताकि जो संदिग्ध बस है उसको तलाश किया जाए। पुलिस का कहना है कि पहले जो घायल हैं उनका इलाज कराना प्राथमिकता है और नाकेबंदी करा दी गई है। अन्य जो थानों की पुलिस है वो नाकेबंदी कर रही है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगेगा तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बस की तलाश करेगी। बिल्कुल आशीष, सबसे पहले जरूरी है कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। हिस्ट्री शीटर अजय झामरी हत्याकांड में भरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बदमाश तेजवीर, बंटी और पुष्पेंद्र को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया, जहां से लाते समय भरतपुर के उद्योगनगर थाना इलाके में शिफ्टिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की भी कोशिश की। इसी दौरान बदमाश तेजवीर ने पुलिस पिस्टल छुड़ाकर फायर किया और बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने लगी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 9 राउंड पुलिस पर फायरिंग किए। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक राउंड पुलिस द्वारा फायर किए गए और इस दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें आरबीएम अस्पताल के सर्जिकल बोर्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि डीएसटी पुलिस और थाना अधिकारी अटल बंद ने मुखबिर की सूचना पर इस बड़ी कार्रवाई को
अंजाम दिया और सफलता मिली। क्योंकि अपराधी जो है वो दूर निकल गए थे, देहरादून से इनकी मूल दस्तयाबी जो है देहरादून से हुई है, तो इस वजह से प्रकरण में कुल 10 दिनों का समय हमें लगा और इन सब के अथक प्रयासों से, हमारी टीम के अथक प्रयासों से इनको हम हिरासत में ले पाए हैं। भरतपुर लाते हुए थाना उद्योग नगर क्षेत्र में इन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की कोशिश करी, जहां के एक बदमाश ने पुलिस का वेपन छीन के पुलिस के ऊपर फायर किया। उस घटना के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इनको हिरासत में लिया। इस घटना में मुठभेड़ में जो बदमाश हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें कि वर्तमान में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो जेर इलाज हैं। तो वहीं अजमेर में आर्मी के जवान के साथ ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया। पीड़ित जवान ने ऑनलाइन सामान मंगवाया था। गलत सामान कुरियर होने पर गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया तो ठगों ने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर फोन को हैक कर लिया। बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए 1,70,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित जवान ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी है। उसने अपने फोन से 75 रुपये का टू कॉलर रिचार्ज कराना चाहा, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। इस पर उसने गूगल से टू कॉलर के नंबर सर्च किए, जहां पर वो कस्टमर केयर बताया कि आप अपना रिचार्ज नहीं हो पा रहा, तो उसने कहा कि आप हमारे उच्च अधिकारी से बात कर लो। उसने बातों में फंसाया और उसके अकाउंट से 1,43,750 रुपये, उससे एक ऐप डाउन करा के 1,43,757 रुपये निकाल लिए। 420 IPC 66D ITL। एक बार भी गए के पैसे? 2 बार में उसके पैसे, 2 ट्रांजेक्शन। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आकर्षक झांकियों के साथ मंदिर सजा दिए गए हैं। मंदिरों में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। राधा कृष्ण की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कल रात से ही जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बाल गोपाल धरती पर अवतरित हुए, तभी से उत्साह का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अलग अलग इस्कॉन टेम्पल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। ये झांकियां सजाई गई हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खास यहाँ पर जो नजारा है वो देखने को मिला और सबसे खास बात रही यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद झांकी में इसे भी प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि देश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि रहा है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, रात से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल जहां पर श्री कृष्ण भगवान का दरबार लगता है और इस दरबार में मत्था टेकने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कल रात 12 बजते ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ और बाल गोपाल के जन्म के बाद से ही महोत्सव और उत्साह का माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं होंगी। मटकी फोड़ उत्सव मनाया जाएगा। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलकेश सनाड्य राजसमंद से और दीपक पुरी भरतपुर से। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए किस तरीके का उत्साह, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी दिनों से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसका जो उत्सव है, धूमधाम है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है और पहले से ही इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई थी। अब पूरे भरतपुर में मंदिरों को सजाया गया है, झांकियां जो है वो लगाई गई हैं और सुबह से ही ये जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है और देर रात तक ये उत्सव मनाया जाएगा। जो भक्त हैं उनमें काफ़ी खुशी जो है वो अपार खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं इस वक्त बिहारी जी के मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ मंदिर के पट बंद हैं, लेकिन बाहर जो श्रद्धालु हैं वो पट खुलने
खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें में किस तरह से जो है मंदिर को पूरी तरह से बाहर से सजाया गया है और लगातार श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि आज जो समय सारणी है दर्शन करने की उसको मैं थोड़ा संशोधन किया गया है। शाम 5 बजे थोड़े समय के लिए दर्शन होंगे और फिर 11:30 बजे रात को जो है 101 किलो पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। अब मैं तस्वीरें दिखाऊंगा मंदिर की कि देखिए प्रियंका किस तरह से भक्त जो है वो यहाँ पर बैठ कर के इंतजार कर रहे हैं और पट खुलने के बाद यहाँ पर दर्शन करेंगे। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, बताएं। सर यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी है आज और आप देख रहे हैं पट लगे हुए, लेकिन फिर भी मंदिर में लोग बैठे हुए दर्शन पाने के लिए। आज थोड़े समय के बाद देखिएगा आप कि यहाँ जो भीड़ जो दिख रही है कम से कम 10 गुनी हो जाएगी, क्योंकि बांके बिहारी जी की कृपा जो है सब पे बनी रहे, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि सब लोग दर्शन करें। और आज जन्माष्टमी है, आज देखिए भरतपुर के शहर में बहुत ज़्यादा सुंदरता आपको देखने को मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी, रस भी काफ़ी मिलेगा और तरह तरह के व्यंजन भी होंगे। तो यहाँ पे पंचामृत का प्रसाद भी लगाया जाएगा, आप देखिए बहुत मजा आएगा। बिल्कुल दीपक, और भी बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में भी पहुंचे हुए हैं। अलकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलकेश, आप भी दिखाइए जरा किस मंदिर में मौजूद हैं और कितना उत्साह वहां पर भक्तों में। जी मैं आपको बता दूं मैं इस वक्त खड़ा हूं पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रतिपीठ द्वारिकाधीश मंदिर में। और सबसे बड़ी बात मैं आप यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनगर प्रतिपीठ द्वारकाधीश मंदिर महासमुंद जिले में स्थित है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कृष्ण नगरी में जो कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास किस चरम पर होगा। अगर मंदिरों की अगर बात की जाए तो क्योंकि पुष्टि मार्गी संप्रदाय में मंदिरों के क्योंकि प्रभु का की जो तस्वीर लेना वर्जित है, ऐसे में हम जो उसी कारण मंदिर के बाहर हम खड़े हुए हैं। और अगर आज जन्माष्टमी की अगर बात की जाए मंदिरों की तो जन्माष्टमी में क्योंकि प्रभु का जन्म रात को 12 बजे का बताया जाता है और आज रोहिणी नक्षत्र, कई सालों के बाद ऐसा नक्षत्र हुआ है कि प्रभु रोहिणी नक्षत्र में प्रभु का जन्म होगा। तो ऐसे में आज सुबह से क्योंकि सुबह से जो रूटीन दर्शन मंदिरों में होते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन अब जो दर्शन होंगे मंदिर में, क्योंकि अब यहाँ द्वारकाधीश मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर में पंचामृत स्नान के दर्शन होंगे और उसके बाद राजभोग के दर्शन में जो यहाँ की द्वारकेश पलटन है उसकी ओर से प्रभु को सलामी दी जाएगी और बैंड वादन किया जाएगा। वहीं अगर रात की बात की जाए शाम के समय तो रात को 8 बजे जो जागरण के दर्शन होंगे और 12 बजे बाद क्योंकि ग्रह नक्षत्र और तिथि के अनुसार 12 बजे के बाद जो परंपरा अनुसार जो प्रभु के दर्शन होंगे और बाल गोपाल को पंचामृत का फिर से स्नान कराया जाएगा। और जब एक घर में जब बालक का जन्म होता है तो उल्लास किस चरम पर होता है, वो उल्लास का जो पर्व होता है वो नंदोत्सव। तो द्वारकाधीश मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर में कल नंदोत्सव मनाया जाएगा और भक्त जो है बड़ी संख्या में, क्योंकि फिलहाल जो है आज यहाँ पर जो मंदिरों के जो दर्शन की जो व्यवस्था रहेगी वो दर्शन की व्यवस्था दोपहर बाद से शुरू होगी। तो ऐसे में जो मंदिर में जो उल्लास का जो और जो भक्तों का जो तांता लगने का जो सिलसिला जारी होगा वो दोपहर बाद से शुरू होगा। बिल्कुल। और वही अगर नाथद्वारा की बात की जाए तो नाथद्वारा में रात को 12 बजे जो प्रभु श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ठीक है अलकेश, यानी कि दोपहर बाद भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आप तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में 22 सितंबर से 24 सितंबर तक देश और दुनिया के प्लास्टिक उद्योग से जुड़े कारोबारियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। 22 सितंबर से सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा राज प्लास्ट 2023 का आयोजन शुरू किया जा रहा है। पीएचडी राजस्थान और एमएसएमई के सहयोग से आयोजित इस एग्जीबिशन में प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकी और उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। एग्जीबिशन में कारोबार क्षेत्र के लिए बिजनेस मीटिंग्स का भी आयोजन होगा। इस अवसर पर नॉन प्लास्टिक क्षेत्र के कारोबार पर भी मंथन किया जाएगा। राज प्लास्ट में हमारे पास चाहे पाइप, एक एचडीपी पाइप हमारे यहाँ मेनली चल रहा है अभी जल जीवन मिशन में, उसकी सब मशीनरी मैन्युफैक्चर वाले यहाँ पे आ रहे हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में चाहे आपका छोटा टूथब्रश से लेके और बड़ी बकेट तक या कोई भी बनने वाले वो सब मशीन अपने लाइव प्रोडक्शन यहाँ पे दिखाएंगे। ब्लो मोल्डिंग में हैं, चाहे बोटल्स हैं, चाहे कंटेनर हैं, ये सब बनते हुए दिखेंगे।
तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा राजप्लास्ट 2023 का आयोजन शुरू किया जा रहा है। पीएचडी राजस्थान और एमएसएमईज के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एग्जीबिशन में प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी अत्याधुनिक और उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।